दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप मेरा थंबनेल देख के थोड़ा चौंक तो गए होंगे ना? चौंकना लाज़मी है। क्यों? क्योंकि मैं भी चौंक गया था जब मैंने हरियाणा के अंदर रिज़ल्ट देखे और कल जो चुनाव हुए थे उसमें जो नतीजे देखे। क्यों? क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि हर वो आदमी, हर वो चुनाव के अंदर भाग लेने वाला व्यक्ति और सर्वे करने वाला व्यक्ति ज़रूर हैरान हुआ है इसके अंदर कि ये हुआ तो हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि एक-एक आदमी से पूछा गया था, एक-एक आदमी की भावनाओं को देखा गया था, एक-एक आदमी के गुस्से को देखा गया था और उसमें ये स्पष्ट था कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी इसमें बहुत बुरी तरह से हारेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अब कैसे हुआ? क्योंकि अमूमन 2 पार्टियाँ चुनाव में लड़ती हैं दोस्तों, कोई भी चुनाव होता है जी उसमें पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर पहली बार मैंने देखा है कि 2 पक्षों ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 पक्षों ने चुनाव लड़ा। एक पक्ष के अंदर था बेईमाना, मक्कारी, तकनीकी महारत और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग और दूसरी तरफ थे जनता की भावनाएँ। लेकिन बड़े दुःख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर जो जनता की भावनाएँ थी, उनकी हत्या की गई, जो लोकतंत्र था, उसका अपहरण किया गया और जो चुनावी रिज़ल्ट था, उसके द्वारा ये दिखाया गया कि जनता की भावनाएँ कोई मायने नहीं रखती, लोगों की सोच कोई मायने नहीं रखती और लोगों के वोट डालने की जो ताकत है वो कोई मायने नहीं रखती, मायने सिर्फ रखती है तो ईवीएम रखती है, तकनीकी महारत हासिल रखती है और भावना मायने रखती है। खैर दोस्तों, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ इसके मैं कुछ सबूत दे रहा हूँ आपको। पहली बात तो पहला सबूत तो ये है कि देखिए जब चुनाव शुरू हुआ, तो पहले बैलेट पेपर की गिनती की गई थी क्योंकि बैलेट पेपर ईवीएम नहीं है इसलिए उसमें लोगों ने जहाँ भी अपनी मनमर्जी के उम्मीदवार को स्टैंप लगाई, वहाँ लगी, उनको स्कैन किया गया और उन बैलेट पेपर के अंदर साफ था कि कांग्रेस को 71 सीटें मिलने जा रही थी, 71 उसमें दिखाई गई थी। लेकिन खेल जैसे ही ईवीएम शुरू हुआ, उसी टाइम शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ईवीएम को स्पष्ट रूप से पहले ही सेट कर दिया गया था और इसके उदाहरण मैं उसके और कई सबूत भी देता हूँ कि ये ईवीएम का खेल था, क्यों था, ईवीएम को क्यों सेट कर दिया गया था। आपको याद होगा दोस्तों थोड़े ही दिन पहले लोहारू से जेपी दलाल जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव के दौरान ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सारा मामला सेट हो चुका है। एक बार आप उस वीडियो को देखिए दोबारा से, उसमें स्पष्ट ये कह रहे थे कि सारा मामला सेट हो चुका है और अगर फिर भी सेट होने के बाद भी अगर कोई कमी बचेगी तो जो हमारे दिल्ली में बैठने वाले हैं, जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, जो हमारे सुप्रीमो हैं, वो सरकार को गिरा देंगे। कहने का उनका तात्पर्य ये था कि ईवीएम का जो खेल था वो तो हो चुका है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ईवीएम भी फेल हो जाती है, तो फिर हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है वो उसको वैसे ही गिरा देंगे इस सरकार को, तो ये था लोकतंत्र का अपहरण था, लोकतंत्र की ये हत्या थी। दूसरा सबूत, आप 7 तारीख को दोस्तों 6 तारीख को नायब सैनी ने जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और स्पीकर बैठे हुए थे। हालाँकि स्पीकर को नहीं बैठना चाहिए था, क्यों? क्योंकि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, वो सभी का होता है, लेकिन विधानसभा के स्पीकर ज्ञान क चंद गुप्ता जी थे, वो भी बैठे हुए थे और उन्होंने एक ये प्रशासन को भी मैसेज दे दिया था और जो उनके कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उसको भी मैसेज दे दिया था कि सारा खेल ईवीएम में सेट हो चुका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये भी बता दिया था साथ में कि लोग ईवीएम के बारे में कहेंगे क्योंकि उनको पता था कि ईवीएम का ये जो गड़बड़ की गई है इसका पता तो चलेगा ही चलेगा। तो पहले से उन्होंने अपने डिफेंस में कह दिया था कि लोग ईवीएम को गाली देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब ईवीएम का खेल ही था तो ईवीएम के ऊपर उंगली तो उठनी ही उठनी है। इसी जो उन्होंने नायब सैनी ने कहा था कि लोग ईवीएम के बारे में बताएँगे, तो दोस्तों मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ आपको, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको। एक बार ये मेले होते हैं ना ग्रामीण एरिया में जो मेले लगते हैं, उसमें एक आदमी की ने अपने कंधे पे चद्दर रखी हुई थी, वो जाने लग रहा था, तो दूसरे आदमी ने उसके कंधे से वो चद्दर उठाकर अपने कंधे पर रख ली। तब उसको पता चल गया उस आदमी को कि तेरी चद्दर चोरी हो चुकी है, तो उसने शोर मचाया कि मेरी चद्दर चोरी हो गई, चद्दर चोरी हो गई। तो जिसने उसकी चद्दर चुरा के उसके साथ ही था और अपने कंधे पर रखी थी, उसने ये कह दिया कि मेरी तरह कंधे पे क्यों नहीं रखी? जब उसने इस चीज़ को सुना तो उसने देखा कि ये तो चद्दर मेरी दिखाई दे रही है और वो जो चोर था वो समझ गया इस चीज़ को।
तो उसने कहा देखा, अब मुझे पता था अब तू मेरी चद्दर को अपनी चद्दर बनाएगा, जबकि हकीकत में उसी की चद्दर थी वो। लेकिन उसने पहले कह दिया था, देखा तू मेरी चद्दर को है ना अपनी चद्दर बताएगा। अब यही मामला नायब सैनी की उसमें था। जब किया ही खेल ईवीएम में था, तो वो तो पहले से लोगों को कह रहे थे। अगर देखो लोग ये कहेंगे कि ईवीएम का खेल है, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, क्यों? क्योंकि वो पहले ही इस चीज को लोगों को बता चुके थे और लोगों को समझ में भी आ चुका था। लेकिन वो पहले अपना डिफेंस कर रहे थे कि ईवीएम का पता चल जाएगा और हम पहले से ही उस चीज का वो कर लेते हैं। अब ये दोस्तों ईवीएम का जो एक ऐसा खेल है, अब इसमें न तो किसी वोटरों की भावनाओं की जरूरत पड़ेगी, न कौन किसको वोट देना चाहता है, न उसकी वो पड़ेगी। सीधा सा मतलब है कि ईवीएम को अपने हिसाब से वोट डालो, उसको सेट करो और रिजल्ट अपने हिसाब से वो कर लो सेट कर लो। आपने एक पानीपत की वीडियो देखी होगी इलेक्शन के दौरान ही। उस पानीपत की वीडियो में वो एक जो एजेंट था वो साफ करने लग रहा था कि ईवीएम में कुछ ऐसी मशीनें हैं इसमें कि जो 99% बैटरी के साथ रखी हुई हैं और उनके अंदर 60 से 65% वोट बीजेपी के पक्ष में ऑलरेडी फिक्स कर दिए गए थे। और उसके बाद जो वोटिंग थी वो 65% तो वहाँ पहले ही जीत चुकी थी। तो ये जगह जगह इस चीज़ के सबूत मिले थे कि अब की बार जो चुनाव है वो ईवीएम में हेरा फेरी करके किया गया था। और ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें। अब लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना था वो तो कर दिया। अब क्यों कुछ हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें चुनाव आयोग है, वो बीजेपी के साथ है। आपने चुनाव आयोग की वो देखी भी होगी कि जैसे ईवीएम से काउंटिंग शुरू की, काउंटिंग को स्लो कर दिया गया था। और उसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट थी उस साइट को भी ब्लॉक कर दिया गया था, उस साइट को रोक दिया गया था। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं बल्कि डोगी मीडिया है, उसको इंस्ट्रक्शन आ चुकी थी कि जो इलेक्शन कमीशन की साइट है आप उसी को दिखाएंगे। और आपने देखा भी होगा जब पहले राउंड में काउंटिंग हुई और वो लगातार डाउन होने लगी, तो जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट थी उस साइट के अंदर जो भी आंकड़े थे वही आंकड़े दिखाई दे रहे थे, न नीचे जा रहा था न ऊपर जा रहा था। इसका मतलब ये था कि बिल्कुल सारा का सारा जो गेम था वो सेट था। अब इसमें दोस्तों कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं की? अब जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं की कि ये सारा जो मामला था ये प्रशासन के साथ मिलकर किया गया था, खेल जो किया गया था। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रशासन था वो बीजेपी के हक में नहीं था, बीजेपी के पास उसका कंट्रोल था बीजेपी का, वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन में नहीं था। और हरियाणा के प्रशासन के ऊपर, क्योंकि 10 साल से वो अपनी मर्जी की उन्होंने प्रशासन में जिसको जहाँ अपने आदमियों को लगाना था वो सेट किया हुआ था। पूरा का पूरा प्रशासन बीजेपी के पक्ष में था और इसलिए हरियाणा के अंदर ये खेल करना आसान हुआ। लेकिन इसके अंदर दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज़ और भी बताऊंगा, एक खेल और भी हुआ है कि बीजेपी ने खुद जिन नेताओं को हराना था, जिन नेताओं को बीजेपी के जो मनोहर लाल खट्टर थे या और जो दूसरे नेता थे जो चाह रहे थे कि ये नेता हार जाएंगे, वहाँ ईवीएम में कुछ भी नहीं किया गया, वहाँ एक्चुअली काउंटिंग हुई है। और मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे बादली से ओम प्रकाश धनखड़ थे, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु थे। ये लोग आने वाले टाइम में कद्दावर नेता थे और आने वाले टाइम में ये बीजेपी के लिए खासकर जो मनोहर लाल खट्टर थे और ये जाट कम्युनिटी के नेता थे वो हैवी पड़ सकते थे। इसलिए यहाँ पर बीजेपी ने किसी भी तरह का, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अब की बार जो जनता की भावनाएं और जो वोट है वो बीजेपी के खिलाफ पड़नी है, इसलिए यहाँ पर जिनको हराना था वहां पर छेड़ा ही नहीं गया ईवीएम को। और एक उदाहरण और देता हूँ मैं, अटेली से आरती राव इस चुनाव में हार गई, वो भी राव इंद्रजीत की, जिसका पूरे दक्षिणी हरियाणा में होल्ड है पूरा, और जिसका पूरा दक्षिणी हरियाणा जिसके साथ है। आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत के साथ भी इसी तरह का होने जा रहा है। और इसका पहला सबूत दिया है कि आरती राव को हरा के, क्यों? क्योंकि आरती राव ने तो वैसे भी चुनाव फंसा हुआ था। आरती राव ने अगर ईवीएम का खेल होता तो आरती राव जीत जाती, लेकिन वो जीतनी नहीं थी, इसलिए वहां पर ईवीएम का खेल नहीं किया गया। तो सिलेक्टेड सीट के ऊपर जहां जहां बीजेपी को ये दिखाई दे रहा था कि हाँ हमारे जीतने चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं जीते, वहां वहां पर ईवीएम का खेल किया गया। अब हर एक एग्जिट पोल के अंदर जो जीटी बेल्ट है वो बीजेपी की बेल्ट मानी जाती है, लेकिन अब की बार पूरे सर्वे में हर प्रकार का सर्वे जब लोगों ने किया
सोशल मीडिया वालों ने हालांकि किया तो होगा, गोदी मीडिया ने भी, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो बीजेपी की अपनी बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट है, वो भी अब की बार बीजेपी वहां पर भी आ रही है। तो उसी जीटी बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा जो ईवीएम की मशीनें थी उनमें हेरा फेरी की गई। और आपने देखा हुआ जो एक दिन पहले तक सर्वे थे वो बीजेपी के खिलाफ थे, पूरी की पूरी जीटी बेल्ट के अंदर जितने भी वो थे वो बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए। तो ये नतीजे कैसे आए? ये नतीजे आए सिर्फ ईवीएम में हेरा फेरी करने की वजह से। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस चीज़ में बिल्कुल श्योर हूँ। कि ये जो जितने उदाहरण थे जो पहले बीजेपी ने हिंट दिया था, जेपी दलाल ने जो हिंट दिया था, नायब सैनी ने जो हिंट दिया था कि चुनाव को जो कुछ भी होना है, जो रिजल्ट आ रहा है वो सेट कर लिया गया है। तो फिर अब इस चुनाव के अंदर लोकतंत्र की या फिर लोगों की भावनाओं की किसी भी तरह की कोई अहमियत नहीं रही है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए या विपक्ष में वोट डालिए, बीजेपी को हराइए या कुछ उसके खिलाफ भावनाएं पैदा करिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे जो भी चुनाव होंगे वो सिर्फ ईवीएम के थ्रू चुनाव होंगे। और जिसको सरकार चाहेगी वो जीतेगा और जिसको सरकार हराना चाहेगी वो हारेगा। अब जनता की इसके अंदर कहीं कोई अहमियत नहीं है, कहीं कोई रोल नहीं बचेगा। लोग ये कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। नहीं दोस्तों, एग्जिट पोल जितने भी पूर्व अनुमान थे कोई भी फेल नहीं हुआ। आज भी अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जाएं, बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाए जाएं, तो कांग्रेस को हरियाणा के अंदर 70 से ऊपर सीट मिलेंगी और बीजेपी का बिल्कुल पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर निष्पक्ष चुनाव एक बार करवा के तो देखे, ईवीएम को दूर करके एक बार बैलेट पेपर से तो चुनाव करवा के देखे बीजेपी, अगर हकीकत का ना पता चल जाए। लेकिन दोस्तों अब प्रशासन बीजेपी का, सरकार बीजेपी की, जज जो हैं वो बीजेपी के, आप शिकायत भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का, सरकार का। अब एक कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के जो जज हैं वहाँ आपको क्या लगता है कि वो आपके पक्ष की सुनेंगे? आपको ध्यान नहीं, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सीजीआई के पास उनके घर गए थे, उनकी पूजा की थी। क्या आज तक आपने इस तरह का उदाहरण देखा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी सीजीआई के घर पर जाए? तो ये एक ऐसे वो हैं दोस्तों के जिसमें अब जनता का जो मामला है वो पूरी तरह से कट चुका है। अब ये खेल है, सिर्फ मक्कारी का खेल है, ईवीएम का चुनाव है और सरकार की अपनी मन मर्जी का चुनाव है। जिसको चाहेंगे जिताएंगे, जिसको चाहेंगे हराएंगे। अब मैं एक बार फिर से अगर अपने टाइटल की बात करूं तो टाइटल पे मैंने कहा था कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी कोई सजा नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि क्राइम तो किया है लेकिन सजा देने वाला कौन है? सजा कोर्ट में मिलती है, कोर्ट सरकार की। अब मैंने ये कहा था कि सजा मिलेगी लेकिन क्राइम नहीं। क्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि दिखने में तो ये क्राइम दिखाई नहीं देता, सबूत तो कोई है ही नहीं आके ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब सजा किसको मिलेगी? सजा उन लोगों को मिलेगी जो सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के विपरीत सोच रखते हैं या अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहते हैं। अब सजा मिलेगी तो हरियाणा के युवाओं को सजा मिलेगी, क्योंकि पहले ही सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया था। और अब जितने भी 20-20 हज़ार रुपये, छोड़िए 20-20 हज़ार रुपये वाली भी नौकरी नहीं मिलेगी युवाओं को। अब काम करना होगा तो अडानी के नीचे काम करना होगा, अंबानी के नीचे काम करना होगा। युवाओं के पास कोई भी ऐसा वो नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके, कोई नौकरी हासिल कर सके अपनी योग्यता के दम पर सैलरी ले सके। अब दोस्तों आने वाला टाइम हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत ही क्रिटिकल टाइम होने जा रहा है। आज ये हरियाणा में हुआ है तो कल ये महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद फिर और जहाँ भी चुनाव होगा। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, ईवीएम को सेट करो, चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में लेके आओ। अब इसका समाधान किसने करना है? इसका समाधान कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक समाधान ये हो सकता है इसका, जनता सड़कों पर आए, जनता आंदोलन करे और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करे। ईवीएम से चुनाव में जीत नहीं मिल सकती, जनता को जीत नहीं मिल सकती, वो सिर्फ बीजेपी को जीत मिल सकती है। अगर जनता चाहती है कि उसका अपना खुद का सरकार हो, उसकी जनता के अनुरूप सरकार हो, तो जनता को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मांग करनी पड़ेगी। ये जो चुनाव है इस चुनाव के लिए भी मांग करनी पड़ेगी कि ये चुनाव कैंसिल किए जाएं और
ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वो हों, और इसकी जांच का तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा, क्योंकि जब सभी कुछ सेट है, कोर्ट भी सेट है, प्रशासन भी सेट है, इलेक्शन कमीशन भी सेट है, तो किसी अरे जांच सीबीआई है, ईडी है, ईडी का तो इसमें नहीं, सीबीआई है, या और जो जांच एजेंसियां हैं, सारी की सारी जांच एजेंसियां भी तो सरकार के चुंगल में है। तो इसलिए जांच की मांग करने का भी मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह का कोई फायदा होगा। अब या तो सड़क के ऊपर जनता उतरे, आंदोलन करे, और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से अगर मांग करे, और सरकार को मजबूर करे कि दोबारा से इस चुनाव को कैंसिल करे, और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो ही कुछ जनता की भावनाओं के अकॉर्डिंग सरकार आ सकती है। नहीं तो दोस्तों आने वाले टाइम में यही होगा, पूरे देश में होगा, न कोई पार्टी काम करेगी, न कोई जनता काम करेगी, न वोट की ताकत बचेगी, न वोट की किसी तरह की कोई अहमियत बचेगी कि लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं तो सरकार भी अपनी मर्जी से चुन सके। आने वाला टाइम दोस्तों बहुत ही घातक टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इसको अगर कोई बदल सकता है तो जनता बदल सकती है, और वो भी सड़कों पर आकर बदल सकती है। अन्यथा जांच की मांग करने से या अखबारों में आवाज़ उठाने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपने देखना है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं। आप एक कठपुतली सरकार चाहते हैं, अपनी भावनाओं के विपरीत सरकार चाहते हैं, या अपने पक्ष में सरकार चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत गलत हुआ है, देश के भविष्य के लिए ये बहुत घातक है। और इस तरह के चुनावी प्रणाली को हैक कर लेना, बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेना, और अपने मन मर्जी के रिजल्ट देना, अपनी मन मर्जी के उम्मीदवारों को जिताना, जिसको बाहर करना है उसको बाहर करना, जिसको जीतना हारते हुए भी जिताना है। तो इस तरह का सिस्टम इस देश के अंदर पहली बार हुआ है, और आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। चुनाव लड़े जाएंगे, ईवीएम से चुनाव लड़े जाएंगे, मक्कारी से चुनाव लड़े जाएंगे, तकनीकी धोखाधड़ी से चुनाव लड़े जाएंगे। स्पष्ट चुनाव का दौर इस देश से जा चुका है दोस्तों। फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव का दौर खत्म हो चुका है देश से। अब देखते रहिए आने वाले टाइम में क्या क्या होता है, और क्या क्या किस तरह के जुल्म जो है वो सरकार जनता के ऊपर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अब चुनाव उसके हाथ में है। अब चाहे जैसे जिस मर्जी को जिताना, जिस उम्मीदवार को जिताना उस उम्मीदवार को जिताए, जिसको हराना उसको हराए। सब कुछ जब सरकार के हाथ में है, जनता के हाथ में है ही नहीं, तो कैसा लोकतंत्र, कहाँ का लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र। खैर दोस्तों, अब जो कुछ करना है मेरे हिसाब से तो और तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ करना जनता ने करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता भी कोई आवाज़ उठा पाएगी। क्यों? क्योंकि अ, इतना डिवाइड कर दिया गया है, जनता को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया है, कि जैसे एक पक्ष अगर आएगा तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ आ जाएगा। इसलिए अब चुनाव का वो दौर, निष्पक्ष चुनाव का दौर जा चुका है। कोई कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं दोस्तों, तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किसको कहूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो बस आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें और बताएं कि मैं गलत हूँ, तो मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। लेकिन मेरी अपनी सोच यही है कि ये चुनाव थे, ये बेईमानी के चुनाव थे, तकनीकी महारत के चुनाव थे, लोगों की भावनाओं के खिलाफ चुनाव थे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।